डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सब ये तो जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं या एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है, वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि एक सेल किन चीज़ों से मिलके बनता है? बिल्कुल, यही हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल। तो आज हम स्टडी करेंगे उन तमाम स्ट्रक्चर्स को जिनसे मिलके एक सेल बनता है। सेल की बाउंड्री से लेके सेल की मेम्ब्रेन से लेके हम सेल के अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के साथ। जी, तो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले एक नज़र हम ज़रा हिस्ट्री पर भी डालते हैं। अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल को देखें तो जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और कब किया था? 1665 के अंदर। और इन्होंने जब सेल डिस्कवर किया था उसमें इन्होंने सिर्फ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा था, वो भी कॉर्क का। और यहाँ पे आपको पता है कि सेल की टर्म जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अगर हम एक जेल को देखें तो उसको उसके जिसमें प्रिजन्स को रखा जाता है उसे भी सेल कहा जाता है क्योंकि वो भी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एक रूम को भी सेल बोला जाता है क्योंकि वो भी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब उन्होंने कॉर्क के ऊपर डिफरेंट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे तो उसे नाम दे दिया सेल का। उनको उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में उस वक़्त कोई इल्म भी नहीं था, सिर्फ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का पता था। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप जो है उसकी तरक्की हुई, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर वगैरह इंक्रीज़ हुई। तो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया पहली दफ़ा न्यूक्लियस, यानी कि सेल की बाहर की बाउंड्री के बाद जो पहला स्ट्रक्चर हमें नज़र आया वो था न्यूक्लियस का। और प्लांट सेल के अंदर नज़र आया। इसके बाद जो है वो बाकी ऑर्गेनेल जो हैं प्लांट के अंदर मौजूद होती, वो भी बारी बारी डिस्कवर हुई। तो अब हम चलते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी भी सेल को कंसीडर करें तो उसके सबसे पहले तो बाहर वाली साइड पे एक होती है काफ़ी रिजिड हार्ड सी एक बाउंड्री। ठीक है, अगर कोई भी सेल है, लेट्स से एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके सबसे बाहर क्या होगी? एक बाउंड्री। अगर रूम की बात करें तो जिस तरह वॉल होती है, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और सम प्रोटिस्ट के अंदर भी पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। ये चीज़ आपने सबसे पहले याद रखनी है कि सेल वॉल प्लांट के अंदर तो वाज़े मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अगर हम इसके स्ट्रक्चर या इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो थोड़ा सा रिजिड होता है। उसके अलावा नॉन लिविंग है स्ट्रक्चर, और सराउंड कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, फंजाई के अंदर भी और इसी तरह कुछ प्रोटिस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ये सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है सेल वॉल। जबकि इसके फंक्शन की अगर बात करें तो शेप प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, तो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन इजीली कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी एपिडर्मिस की लेयर भी हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सपोर्ट करती है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें किसी भी सेल के अंदर, जो वाल्स हैं उनको अगर हम रिमूव कर दें तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो सारा क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को जो है ये सपोर्ट भी देती है। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो रिजिड है, इससे पता चलता है काफ़ी हार्ड है। तो इतने हार्ड होने की क्या वजह है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल वॉल को अगर हम देखें तो सबसे पहले मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला क्या है? बेसिकली मिडल लेमिला, मिडल मतलब सेंटर में, लेमिला यानी कि दो सेल्स के सेंटर में जो एक लेयर है, ये एक एडजेसेंट वाल्स के दरमियान, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं लाइक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पेक्टिन है। ठीक है, मेनली पेक्टिन है। ये एक ऐसा सीमेंट लाइक सब्सटेंस है जो कि दो सेल्स के दरमियान, दो सेल्स वाल को आपस में जोड़ के रखता है।
ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिडल लैमिला नज़र आ रहा होगा। ये जो मिडल लैमिला है, हर सेल के दरमियान ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, इसको आप मिडल लैमिला कंसीडर करें। ये मिडल लैमिला है जहाँ से दो सेल जो हैं वो आपस में अटैच हैं। ये सीमेंट की तरह, जिस तरह हम ईंटों को जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही दो सेल्स को जोड़ने के लिए पेक्टिन सब्सटेंस यहाँ पे मौजूद होता है, जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। उसके बाद आ जाती है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है मिडल लैमिला के अंदर, आप इसको जो है ये इस कलर में देख सकते हैं। जिंक सा कलर है। कलर में मुझे पहचान में इतनी अच्छी पहचान नहीं है, लेकिन जिंक सा कलर आई थिंक ये है, इसे जिंक ही बोलेंगे। तो ये जो लेयर है प्राइमरी वाल कहलाएगी। ये मिडल लैमिला के अंदर वाली साइड पे ये लेयर है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज की बनी होती है। हेमी सेलुलोज भी इसमें मौजूद होता है, पेक्टिन भी मौजूद होता है। ठीक है। और सेलुलोज फाइबर मौजूद होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाती हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है वो इसकी असल मजबूती की वजह है। मतलब अगर ये इस तरह की कुछ लेयर्स हैं और फिर कुछ इस तरह से लेयर्स हैं, ये क्रिस क्रॉस जो है वो पैटर्न है जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाल है ये। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी वाल की बात करें, इसके अंदर जो सेकेंडरी वाल मौजूद होती है वो तमाम सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। प्रेजेंट इन सर्टन सेल, यानी कि जाइलम वगैरह के अंदर मौजूद होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। इसका जो मेन मटेरियल है वो सेलुलोज और लिग्निन होता है। ठीक है। लिग्निफिकेशन हुई होती है इसमें, यानी लिग्निन एक केमिकल है जो कि मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ और केमिकल्स भी मौजूद होते हैं। ये आपको जो ग्रीन सा पोर्शन नज़र आ रहा है सेंटर में ब्लैक लाइन से पहले और बाहर वाली लाइंस के दरमियान, ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेल वाल। तो यहाँ तक हमारी जो है ये तीन लेयर्स हैं सेल वाल की, हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस ये मज़ीद करेंगे कि जो डिफरेंट हमारे पास किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं, उनके अंदर किस किस तरह की सेल वाल मौजूद होती है। एक किंगडम तो वैसे ही एक्सक्लूडेड है, एनिमल, उसके अंदर तो मौजूद नहीं होती। प्लांट की जो है उसको हमने डिटेल से देख लिया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर सेलुलोज मेन इसका सब्सटेंस है। उसके अलावा पेक्टिन और लिग्निन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एलजी की बात करते हैं। एलजी की जो सेल वाल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है। कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं, लेकिन प्लांट और एलजी दोनों का मेन मटेरियल क्या है? सेलुलोज। इसी तरह अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल वाल की बात करें, जो कि बैक्टीरिया की सेल वाल है। ठीक है। ये बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर मौजूद होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आपने प्रोटीन्स के अंदर भी सुना होगा। जब अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो किस लिंकेज के थ्रू ज्वाइन करते हैं? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। तो ये वो पेप्टाइड से आपके जहन में आना चाहिए अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन बनता है, और ग्लाइकेन से आप ग्लाइकोजन या शुगर को याद कर सकते हैं, ग्लूकोज को। तो पेप्टाइडोग्लाइकन यानी अमाइनो एसिड एंड शुगर। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरियल सेल वाल बनी है अमाइनो एसिड एंड शुगर, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलेंगे कलेक्टिवली। इसी तरह अगर हम फंजाई की सेल वाल की बात करें तो वो उसमें एक कंपाउंड या केमिकल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं काइटन। ठीक है। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होता है सेल वाल के अंदर। अब मैंने आपको बता दिया कि सेल वाल जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, वो डेड सेल की बनी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल के अंदर जो चीज़ें आनी जानी हैं, अगर ये सेल वाल इतनी हार्ड रिजिड है तो फिर अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं? एक सेल बिल्कुल ऐसा बॉक्स तो नहीं है, एक रूम है, उसके अंदर भी एक दरवाज़ा होता है। तो एक सेल वाल जो है उसके अंदर अगर वो इतनी हार्ड है तो किस तरह से सेल कोई ज़िंदा रह सकता है जब कोई मटेरियल वो ना तो इनटेक कर रहा है ना वो निकाल रहा है? ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इंजेशन और इजेशन जो है ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है एक खसूसियत है। तो इस जो चीज़ का हल है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? छोटी छोटी चैनल्स मौजूद होती हैं, यानी जो जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे ये दो सेल हैं, इनके दरमियान जो है
वो चीज़ों के मटेरियल के एक्सचेंज के लिए छोटी छोटी चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वाटर और इस तरह की चीज़ें जो हैं सेल वो एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये जो इसके सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं और इस सेल के अंदर जो चीज़ें हैं इसके साइटोप्लाज्म वगैरह में, वो एक दूसरे के साथ ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा समझ लें आप डोर्स की तरह मौजूद हैं सेल वाल के अंदर, जो कि अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो इसको भी अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन को प्रेजेंट होती है ऑल सेल। अब यहाँ पे आपने याद रखना है इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये एनिमल का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सेल है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, इसमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेल वाल जो है वो एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मौजूद होगी। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वाल की तरह रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर आपको जो है वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी नज़र आएगी। ठीक है, इलास्टिक भी है ये और थिन है। ठीक है, इसके प्रेजेंट इन ऑल सेल भी है, ये भी आपको बता दिया। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये सिलेक्ट करती है मटेरियल्स को और उनको ही परमिट करती है अपने अंदर से पास करने के लिए। ठीक है, तमाम मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने में अलाउ नहीं करती, कुछ मटेरियल को रोक लेती है और कुछ मटेरियल्स को जो है वो अपने अंदर से पास होने देती है। तो ये इस सेल मेम्ब्रेन की खासियत है। कंपोजिशन की अगर बात करें कि किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो लिपिड इसके मेन कंपोनेंट हैं। यहाँ पे आपको जितने भी ये हेड से नज़र आ रहे हैं पिंक कलर में, ये क्या हैं? लिपिड्स हैं। ये इनके हेड हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं, और इसी तरह ये इनकी टेल्स हैं नीचे की तरफ। इधर भी आप देख सकते हैं। और ये दो लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक लिपिड्स की लेयर ये ऊपर वाली साइड पे है और इसी तरह एक लिपिड की ये लेयर ये नीचे वाली साइड पे है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि बाई लेयर। ठीक है, यानी डबल लेयर से मिलके बनी होती है लिपिड। और अंदर कुछ आपको ये फ्लोटिंग प्रोटीन नज़र आ रहे होंगे इस तरह के, ये प्रोटीन्स हैं और ये बेसिकली पूरी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें फ्लोट करते नज़र आते हैं। डिफरेंट जगहों पे प्रोटीन हमें नज़र आते हैं। ये दोनों मिलके मेजर कंपोनेंट हमारे लिए बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का। और अगर हम बात करें मज़ीद इसके अंदर कुछ आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, तो स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। अब मैंने पहले भी ग्लाइको का मतलब आपको ग्लूकोज बताया था। तो ग्लूकोज प्रोटीन मीन अमाइनो एसिड, यानी कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन मीन ग्लूकोज और प्रोटीन के यूनिट जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर एक ग्लूकोज जो है वो चिपका है। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स मीन जो ग्लूकोज की चेन है वो लिपिड्स के साथ जो है वो अटैच है। तो ये वाले स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मज़ीद आपको कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं यानी कि पुराने सेल बैक्टीरियल सेल, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है कंपोजिशन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसका जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये ऑपरेट करती है, उसको डिस्कस करते हैं। उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब नेम से भी हमें कुछ समझ आ रहा है, फ्लूइड टाइप जो है वो मॉडल है। और फ्लूइड की अगर बात करें तो लिपिड की जो बाई लेयर है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो इम्बेडिड हैं। प्रोटीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी लेयर के अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन हैं ये बेसिकली यहाँ पे एक जगह पे फिक्स नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि ये लिपिड जो हैं ये एक लिक्विड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं और मूव करते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। ठीक है, एक जगह पे फिक्स नहीं होते। प्रोटीन एंड लिपिड्स मूव लेटरली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द मोज़ेक पैटर्न, जिसकी वजह से हमें ये एक मोज़ेक पैटर्न की तरह फील होता है।
तो ये बेसिकली फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में हमने एक्सप्लेन करना होता है सेल मेम्ब्रेन की। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो आपने इसमें यही लिखना होता है कि जो बाई लेयर हैं वो लिपिड्स की लेयर, वो उनके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और ये हमें एक ऐसा पैटर्न लगता है मोज़ाइक पैटर्न टाइप। ठीक है, अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, जिनके ऊपर आप ये मेम्ब्रेन देख सकते हैं। ठीक है, एक तो वाजे मैंने बात बता दी कि सेल वाल जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है उनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल के लिए ज़रूरी है। और अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कि सबसे बाहर बाउंड्री है बेसिकली, एक अगर सेल वाल मौजूद ना हो तो फिर सबसे बाहर वाली, वरना एक सेल वाल से अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। और सेल मेम्ब्रेन में आपको एक ऑर्गेनिज्म को ही ड्रा करके दिखाता हूँ। जैसे लेट से ये एक सेल वाल है, इसके अंदर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स से मुराद आप ये ले लें कि कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिनका कोई ना कोई स्पेशल फंक्शन होता है। इनको भी हम सबको स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ठीक है, एक तो ये मेम्ब्रेन है ना सेल मेम्ब्रेन, यही मेम्ब्रेन के पोर्शन जो हैं हमें वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द भी नज़र आते हैं। तो हम अब फर्दर उसको देखते हैं कि नेक्स्ट हम अब स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्टडी करने से पहले मैं आपको दोनों सेल दिखा रहा हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर हमें सबसे बाहर जो है वो सेल वाल नज़र आ रही है, उसके बाद उसके अंदर वाली साइड पे एक सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पिंक कलर का सारा पोर्शन है ये लिक्विडी सा जेली लाइक मटेरियल है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह अगर हम एक एनिमल सेल को देखें तो इसके अंदर सबसे बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वाल मौजूद नहीं होती। इसी के साथ जो अंदर आपको ये ब्लूइश सा या लाइट ब्लूइश कलर में नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ये साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको तैरते फ्लोट करते नज़र आ रहे हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विडी जेली लाइक सा सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो मीडियम फॉर ऑर्गेनेल मूवमेंट एंड फंक्शन, बेसिक ये मीडियम है ऑर्गेनेल्स के मूव करने का और फंक्शन करने का। ठीक है, मज़ीद अगर हम देखें तो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को, करने में हेल्प आउट करता है। और इसी तरह कुछ रिएक्शन भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो उसका सबसे पहला जो पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो कहाँ पे हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह कुछ वैक्यूल्स के अंदर ये फूड को भी स्टोर करता है, तो स्टोरेज का काम भी कर रहा है। तो ये इसके मेन फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोसोल इसका एक पार्ट है, जिसे हम लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोसोल जो है वो लिक्विड पोर्शन है, इसके अंदर मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी आ जाते हैं लाइक राइबोसोम। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड पार्टी ऑर्गेनेल्स हैं, जिसका मैंने अभी आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाते हुए बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स वगैरह, ये साइटोसोल पार्ट के अंदर नहीं आते। ठीक है, बेसिकली साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक साइटोसोल है जो लिक्विड पार्ट है, और दूसरा जो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, सॉलिड पार्ट के अंदर आपकी ये तमाम ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं, तो इसको हम सॉलिड। नेक्स्ट अगर हम कोई मेन जो है स्ट्रक्चर उसको देखें तो हमें आपको पता है कि जब डिस्कवर किया गया था सेल को, तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है सेल वाल, उसको देखने के बाद जो मेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कवर किया था वो था न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर जो है ये प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो कि एक साइड पे जो है वो पुश हुआ है। इसी तरह ये जो एनिमल सेल है इसके अंदर भी ग्रीन कलर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये भी यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा है। बेसिकली ये सेंटर में होता है, यहाँ पे कुछ साइड की तरफ नज़र आ रहा है। लेकिन
प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं सेंटर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा वैक्यूल, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से पुश हुआ होता है साइड पे ये न्यूक्लियस। ये क्यों मौजूद होता है और क्यों ये जो है वो न्यूक्लियस को साइड पे किस तरह से कर देता है, इसको हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो ऑल यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, तमाम यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। सेंटर में होता है एनिमल सेल के, और साइड पे होता है मेच्योर प्लांट सेल के ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल। एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होने की वजह से प्लांट के अंदर ये ज़रा साइड पे चला जाता है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए बेसिकली वो प्लान है जिसके ऊपर जो है वो तमाम सेल की बेसिस होती हैं। सेल ने क्या बनना है, क्या करना है, सारा प्लान जो है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। तो डीएनए और क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए जो है वो ब्रेन है सेल का, तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो डीएनए से जानी है, डिफरेंट प्रोटीन जो हैं वो डीएनए ने बनाने हैं। तो अगर यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। तो अगर माइंड ही नहीं किसी सेल के अंदर मौजूद होता तो वो कैसे काम कर सकता है। तो बेसिक बात ये है कि न्यूक्लियस जो है वो तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, लेकिन डीएनए क्रोमोसोम स्टिल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। वो किसी खास बाउंड्री स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होते, बल्कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स हुए होते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक प्रॉपर जो है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये जो है वो चेंज है या अडाप्टेशन है उसकी, कि उसने अपने जो हर मेन चीज़ को जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बना दिया है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसे कैद कर दिया है। तो इसी तरह यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये सबसे पहले एक न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहलाता है सबसे बाहर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं फॉर मटेरियल एक्सचेंज। अगेन ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से भी पास करने के लिए न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनसे डिफरेंट चीज़ें अंदर और न्यूक्लियस से बाहर आ जा सकती हैं। मोस्टली आरएनए जो हैं, राइबोसोम जो हैं वो न्यूक्लियोलस में असेंबल होते हैं, उनको जो है वो लेके जाना बाहर। तो इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं वो न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जो हैं वो होते रहते हैं। अगर हम इसके अंदर देखें बाहर वाला स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया न्यूक्लियर इन्वेलप है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। फर्दर अगर हम देखें तो अंदर वाली साइड पे न्यूक्लियोप्लाज्म नज़र आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही न्यूक्लियस जो कि एक हेड है सेल का, ब्रेन है, उसने भी अपने अंदर वैसा ही जेली लाइक मटेरियल जो है वो स्टोर किया हुआ है, जिसके अंदर क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस एक ही चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ राइबोसोम्स असेंबली। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है, ये बेसिकली क्रोमोसोम जो कि एक्स शेप आपने देखी होगी, उसके अंदर ये जो मटेरियल है ये बेसिकली वही मटेरियल है, इस तरह की शेप है जो क्रोमोसोम्स की। तो ये वाला मटेरियल जो है ये यहाँ पे मौजूद होता है, और इसी तरह न्यूक्लियोलस मौजूद होता है जो कि काफ़ी डेंस सा रीजन नज़र आता है हमें अंदर। तो ये क्रोमोसोम भी बना हुआ है। अगर इस पे आप फोकस कर लें तो मेरी डायग्राम जो है वो काफ़ी बुरी बनी थी, उसको ज़रा छोड़ दें। न्यूक्लियोलस के अलावा जो है क्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन हमारे पास कंपोज्ड है डीएनए और प्रोटीन की। ठीक है, डीएनए जो है वो रैप हुआ होता है इस तरह से बीड्स के ऊपर, ऐसे लग रहा होता है डिफरेंट बीड्स के ऊपर जो है डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो रैप हुआ हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और याद रहे कि ये स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम, जो कि आपने ऊपर भी देखा है, मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्रोमोसोम का, ये स्ट्रक्चर आपको ऑल द टाइम सेल के अंदर नज़र नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपको सेल डिवीजन के वक्त ही नज़र आएगा, जबकि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है और क्रोमोसोम की शक्ल में चेंज हो जाता है।
अब अगर हम फंक्शन की बात करें न्यूक्लियस की, तो फंक्शन में बहुत डाइवर्स है न्यूक्लियस। बेसिक जो है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड मौजूद होती हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिफरेंट प्रोटीन के जो है इंस्ट्रक्शन अपने अंदर कैरी करती हैं। तो उन्हीं जो इंस्ट्रक्शन है उनसे जो है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाए जाते हैं। अब प्रोटीन को अगर हम समझें, मतलब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे डीएनए सिर्फ प्रोटीन बना के पूरे सेल को जो है वो कंट्रोल कर लेता है। तो प्रोटीन जो है वो बिल्कुल लेबर फोर्स हैं। अब लेबर जो है वो हर तरह का प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि कारपेंटर भी एक हो सकता है, एक जो है वो लकड़ी का काम जैसे कि कारपेंटर हो गया, एक जो है वो मिस्त्री हो सकता है, मज़दूर हो सकता है। मतलब हर तरह के डिफरेंट जो एबिलिटीज़ वाले प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से सेल को मैनेज कर सकते हैं। तो डीएनए सिर्फ एक काम कर सकता है, वो क्या है? प्रोटीन की सेंसेस, क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं डिफरेंट प्रोटीन बनाने के। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है। बाकी जितना भी कंट्रोल है सेल का, वो उन प्रोटीन्स के थ्रू करना है। ठीक है, वो प्रोटीन ही जो है वो बाकी तमाम सेल के अंदर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इवन मूवमेंट, इवन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी आपने देखा कि मौजूद होते हैं। तो डीएनए जो है वो इसके अलावा कैरी करता है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब ऐसे करैक्टर जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल होने होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन वगैरह, ट्रेट, हमारे करैक्टर जो हैं, जो हमारे बच्चों में आगे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं, उनके ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आप ये भी इसके डिफरेंट फंक्शन में याद रख सकते हैं कि डीएनए जो है वो सेल की जो है रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। कब सेल ने रिप्रोड्यूस करना है, कितना सेल ने रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस तरह के सेल के अंदर जो तमाम फंक्शंस हैं उनको डीएनए ही कंट्रोल करता है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो है अगले ऑर्गेनेल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास राइबोसोम। अब हम जो अगले कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको लाइन वाइज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो राइबोसोम काम कर रहे हैं उसी काम को आगे फर्दर जो है वो अगला स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होगा। इस वजह से आप इनमें कनेक्शन भी आपको नज़र आएगा इन स्ट्रक्चर के अंदर। राइबोसोम जो है ये एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और ये फ्री भी पाया जाता है, और ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच भी पाया जाता है। अगर बात करें किस सेल में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में जो है वो पाया जाता है। ये याद रखना है कि ये आप देख सकते हैं वाज़े, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसीलिए इसे जो है साइटोसोल के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम क्या है इसका? प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, आपने वहाँ न्यूक्लियोलस में भी देखा था, ये असेंबली में जो है वो राइबोसोम की असेंबली का यूनिट था। तो यहाँ पे लोकेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बारीक दानों की तरह ये फैला होता है। इसी तरह कई बार ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिसकी वजह से उसका टेक्सचर जो है वो ज़रा रफ सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि दाने दाने बुरबुरे से उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसको अगले स्ट्रक्चर में जाके हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन का बना हुआ है, और राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ये इसकी कंपोजिशन आ गई। और इसके दो सब यूनिट होते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक लार्जर सब यूनिट है ये ऊपर वाला, और इसी तरह एक स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और ये दोनों मिल जाते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान, और फिर जैसे ही कोई प्रोटीन जनरेट हो जाता है फिर वापस से ये सेपरेट हो जाते हैं। डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं, तकरीबन 90s, और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, 80s के करीब। ठीक है, ये मेरे जहन में जो है वो मुझे यही याद है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा।
तो आगे अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये वाला अब स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नज़र आएंगे। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम जाके अटैच हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो पुराने सेल हैं वो मोस्टली उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जो है ये फैला होता है। ठीक है, तकरीबन मतलब पूरे सेल के अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो चैनल्स हैं वो फैली होती हैं। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह की है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने अभी बताया था कि उसके ऊपर छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम अटैच होते हैं सरफेस पे। अगर हम इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम की बात करें तो बेसिकली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो ये सारे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये सारे प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम इन्वॉल्व हैं, वो इसके साथ अटैच्ड हैं। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ सा एरिया है, यहाँ पे कोई जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम अटैच नहीं है। तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दूसरी टाइप है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो है वो आपको राइबोसोम अटैच नज़र नहीं आते। फंक्शन इसके बहुत डाइवर्स हैं। लिपिड के मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी कर रही है मटेरियल्स को, जैसा कि आपको बताया कि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जो है वो इसकी ब्रांचेस जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट कर लेती है मटेरियल। तीसरा बहुत अहम जो फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो हार्मफुल केमिकल जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह मसल सेल के अंदर भी ये जो है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करती है। आपको पता है मसल सेल के पास एक ही एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या वापस रिलैक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है वो है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। अगर आप गोल्जी अपरेटस की बात कर रहे हैं तो हमने इसको भी उसके बाद इसीलिए रखा है कि राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ने प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस किए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उन प्रोटीन को जो है वो जो है वो प्रोसेस किया है, उसको जो है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। वहीं पे गोल्जी अपरेटस जो है वो एक और स्ट्रक्चर है जो कि डिस्कवर किया था इटालियन फिजिशियन ने, जो कि इन 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ये फ्लैटेंड सैक पे मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ये जो आपको लॉन्ग लॉन्ग इस तरह के सैक्स नज़र आ रहे हैं ये फ्लैटेंड सैक्स हैं जिनका नाम है सिस्टर्नी, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है स्टैक ओवर हुए होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फाउंड पाया जाता है दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। और फंक्शन की अगर बात करें तो मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि इनका फंक्शन काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो राइबोसोम ने प्रोटीन को प्रोड्यूस किया, फिर वो चला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे आ गया गोल्जी अपरेटस में, जिसने कि उसे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, समझें, ये पैकेजिंग कर रही है, मॉडिफिकेशंस उसकी कर रही है ताकि जहाँ पे वो प्रोटीन ने जाना है सेल के अंदर या सेल के बाहर तो ये इजीली जा सके। ठीक है, पैक देम इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेजिकल। ठीक है, उन प्रोटीन को मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स के अंदर जो है वो पैक कर देती है, यानी डिलीवरी के लिए, डिस्पैच के लिए उसे रेडी कर देती है। वेजिकल्स आर आइदर स्टोर्ड इन द सेल और ट्रांसपोर्टेड एज सिक्रीशन। अब वो वेजिकल्स सेल के अंदर भी रह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, गोल्जी जो हैं उनकी इसी जो डिस्कवरी है उसकी बिना पे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1906 के अंदर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है
आपने अपने जहन में रखना है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं, वो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अगर हम देखें तो लाइसोसोम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी स्ट्रक्चर जो है इनके साथ काफ़ी मुशाबियत रखता है, क्योंकि बर्डिंग ऑफ हो रही होती है इसकी, और डिफरेंट जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये लाइसोसोम जो है वो गोल्जी ऑपरेटस से बर्ड ऑफ होके निकल रहा है, ठीक है, जो सिस्टर्नी बॉडी ही सिस्टर्नी और क्रिस्टाई जो हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको आपने याद रखना है। सिस्टर्नी जो है वो मौजूद होती है गोल्जी ऑपरेटस के अंदर, और इसी तरह जो क्रिस्टाई है वो मौजूद होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस मैं आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस आपने ये याद रखना है सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी ऑपरेटस में मौजूद होती है, और क्रिस्टाई जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम की डिस्कवरी जो थी वो बेल्जियन साइंटिस्ट ने की थी, क्रिश्चियन रेनेडेडो ने। स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल है, मेम्ब्रेन से बने हुए वेजिकल हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कि जिनकी ब्रेकिंग की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को इन फूड वैक्यूल आफ्टर फ्यूजन। जैसा कि कोई फूड आया सेल के अंदर, वो सेल में ब्रेन ने उसे इनक्लोज किया, एक वेजिकल सा बना के अंदर भेजा, वहीं पे जो गोल्जी ऑपरेटस है उसने भी उसके अंदर बडिंग हुई। बडिंग क्या है कि ये एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी, फिर वो आउटग्रोथ जो है वो बिल्कुल सेपरेट होके एक लाइसोसोम बन गई, और वो लाइसोसोम जाके अटैच हो गया साथ उसके वो फूड वैक्यूल के। अब फूड वैक्यूल में उसने जब जैसे ही ये फ्यूज़ हुआ तो अपने एंजाइम ने जाके अटैक कर दिया फूड पे और फूड की डाइजेशन कर दी, ठीक है। इसी तरह इसको जो है सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि सेल की ही जो ऑर्गेनाइल्स ख़राब हो जाती हैं उनको भी जाके ये डाइजेस्ट कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपने ही सेल की ऑर्गेनाइल जिनको जो कि ख़राब हो गई हैं उनको ये डाइजेस्ट करने की भी पावर रखता है। तो डाइजेस्ट करता है सेलुलर वेस्ट और डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को, इसीलिए इसे जो है सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। स्टोर करता है सर्टेन मॉलिक्यूल फॉर लेटर यूज़, कुछ मॉलिक्यूल को लेटर यूज़ के लिए स्टोर भी कर लेता है। प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल एंड बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी। ज़्यादातर जो हैं ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये बडिंग ऑफ के थ्रू जो है प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी ऑपरेटस से ही। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली पावर हाउस है सेल का। जैसे कोई भी घर है, एक सेल जो है वो एक क्लोज सा स्ट्रक्चर है, वैसे ही एक घर को अगर आप कंसीडर करें तो उसको एक एनर्जी का सोर्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो लाइट अप होगा, उसके अंदर जितने भी काम हैं वो फंक्शन हो सकेंगे। बिल्कुल वैसे ही जो एक पावर हाउस या सोर्स ऑफ एनर्जी एक सेल को चाहिए अपने अंदर इतने सारे जो फंक्शन हैं उनको करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन और भी बहुत सारे, तो वो सारे काम जो हैं वो पावर हाउस सेल के हवाले होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी जो है एक घर को तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है अपने तमाम काम एटीपी के थ्रू करता है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जिस तरह हमारे जो मुल्क के अंदर जो हमारी करेंसी है वही यूज़ हो सकती है, लेकिन दूसरे मुल्क की करेंसी आ भी जाएगी तो अक्सर जो आम शॉप्स हैं वो उनको परचेज़ नहीं करेंगी। बिल्कुल वैसे ही जो सेल की एनर्जी करेंसी है जो ख़ास, जिसमें वो तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज करता है, वो है एटीपी। और एटीपी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड का टूटना, फूड का ऑक्सीडाइज होना और फूड में से जो है वो एनर्जी का निकलना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी अभी हम समझेंगे।
इसमें से जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ अ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड की भी बहुत ज़्यादा जो है एक स्टोरी है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होने से भी ये मुराद ली जाती है कि जब एवोल्यूशन हुई, एक प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन वाले कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जब एक प्रोकैरियोटिक सेल को दूसरे बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया और उसे डाइजेस्ट करने की बजाय अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वजूद में आया। और इसकी जो दलील है वो ये देते हैं कि जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है जस्ट ऐसे कि ये एक सेपरेट कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखना है आपने, एक अपना डीएनए भी मौजूद होता है। तो वो इस चीज़ को दलील के तौर पे पेश करते हैं कि ये डीएनए इट्स अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसको किसी बड़े जो हैं वो ऑर्गेनिज्म ने इनगल्फ किया और अपने अंदर जो है जब स्टोर कर लिया, इसको खाने की बजाय, डाइजेस्ट करने की बजाय इसको अंदर अपने रख लिया। और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस। अब सिम्बियोसिस में क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये एनर्जी प्रोड्यूस कर करके देता था सेल को, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल जो है वो इजीली फूड ला कर दे देता था। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के हेल्प आउट कर रहे थे। तो इनको जो है हम म्योसिस बोल सकते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहने लग गए। तो ये भी थ्योरी है, इसको भी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे कि डीएनए जो है वो किस तरह से इस चीज़ पे हमें जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करता है एवोल्यूशन की। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनर फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, इसके अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद होता है। ये सबसे बाहर जो है आपको नज़र आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल जो है प्लेन है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन है वो ज़रा जिग जैग सी है, उसको आप देख सकते हैं स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और इसकी फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको वो भी बताया था सिस्टर्नी क्या होती हैं, गोल्जी प्रेटस की। तो क्रिस्टाई क्या है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसके अंदर जो फोल्डिंग्स हैं वो बेसिकली हैं इंक्रीज़ करने के लिए सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। उसमें से पहला जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसमें ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाला पायरोवेट कंपाउंड जो है वो जनरेट करता है, वो आगे चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वहाँ पे उस कर्ब साइकिल में एंटर होता है जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इस अक्सर सवाल किया जाता है कि ये जो कर्ब साइकिल है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे या मैट्रिक्स पे। तो आपने याद रखना है मैट्रिक्स पे होता है, और मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या कीमियोस्मोसिस। ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, डीएनए के साथ साथ राइबोसोम यानी प्रोटीन की सिंथेसिस भी इसकी अपनी है, और रिसेंबल करता है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। और इसका राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा रिसेंबल करता है। ये एक और जो है वो दलील आ जाती है एवोल्यूशन की थ्योरी की, कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल ने, छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने खाया और उसे अपने अंदर ही डाइजेस्ट करने की बजाय स्टोर कर लिया। और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिर एनर्जी कौन देता है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, लेकिन कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो इस वजह से प्रोकैरियोटिक सेल भी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसमें भी सेपरेट अपना डीएनए वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि उसी थ्योरी को जो है अगेन सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी भी यही थ्योरी है कि ये एक छोटा सा जो है प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसे जो है बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया और डाइजेस्ट करने की बजाय अपने अंदर ही रख लिया। ये फ़ायदा क्या था उससे, कि ये जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू
उसको फूड तैयार करके देता था। ये ऑटोट्रोप प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, वो हेट्रोट्रोप था। तो जब ये फूड तैयार करके देता था, उसे फूड मिल जाती थी, तो वो इजीली इस तरह से सिम्बियोसिस में रहने लग गए। तो बेसिक ये भी थ्योरी है जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह आप अपने जहन में रखें। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है फाउंड इन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, पौधों के अंदर और यानी कि उन तमाम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। ये 3 तरह की टाइप्स हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद होता है। ग्रीन कलर का ये एक पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उससे ग्लूकोज को जनरेट कर सकता है, ठीक है, और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को लाइट एनर्जी जिसमें ट्रैप होके ग्लूकोज बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है विद ग्रेना। ग्रेना क्या है, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये जो आपको कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, कॉइन्स का एक जो पूरा एक कॉइन के ऊपर कॉइन जो है स्टैक्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम, ठीक है। और जो एक कॉइन है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। तो स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड को हम ग्रेना बोलेंगे, यानी एक कॉइन क्या है, थैलेकॉइड, और पूरा जो उसका स्टैक है उसे हम ग्रेना बोलेंगे। और थैलेकॉइड के अंदर जो है वो पिगमेंट होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थैलेकॉइड या ग्रेना के इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रोमा होता है जो कि फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉइन है इसके इर्द गिर्द सारा स्ट्रोमा मौजूद है। इसमें भी देखें राइबोसोम डीएनए अपना मौजूद है, और इनका ये आपने मैंने पॉइंट भी लिख दिया है। यहाँ पे भी जो 2 डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, पहला जो है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम जी स्कीम भी बोलते हैं, वो अकर होता है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो ये याद रखना है, लोकेशन क्या है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। वहीं पे जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, उसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, वो होता है स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि ये जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसके अंदर ये स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल होता है। नेक्स्ट अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये क्रोमा जो है वो कलर यानी ब्राइट कलर्ड पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, और ये कैरोटीनॉइड के बने होते हैं, ठीक है। मेनली इसके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ब्राइट कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो कि कैरोटीनॉइड होते हैं, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं फ्लावर के पेटल के अंदर। पेटल जो हैं या फ्रूट के अंदर ये ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट करना होता है इंसेक्ट्स को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को, ताकि ये अपना सीड जो है वो दूर दूर तक फैला सकें। तो और उसके अलावा जो है ये पोलिनेशन के लिए भी अट्रैक्ट करते हैं, ताकि इनकी पोलिनेशन हो सके, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, और इसी तरह सीड डिस्पर्सल, ये 2 इनके मेन एम होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट जो है दूसरे डिफरेंट ब्राइट कलर्ड पिगमेंट, उनको हम बोलते हैं। वहीं पे ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरफुल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट तो कलरफुल हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो है नॉन पिगमेंट है, स्टोर स्टार्चेज, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये मेनली जो है स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करता है, और अंडरग्राउंड स्टेम में सीड और रूट्स के अंदर भी मौजूद होता है। तो ये इसके 3 जो हैं वो टाइप्स हैं प्लास्टिड की। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सैक है, जो कि फिल्ड होता है फ्लूइड के साथ। और इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल कंटेनिंग वाटर एंड फूड। बहुत बड़ा डिफरेंस है, एनिमल सेल के अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल मौजूद नहीं होता, वहीं पे प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज परमानेंट वैक्यूल मौजूद होता है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं बता देता हूँ, कि वैक्यूल जो है एनिमल सेल के अंदर सपोर्ट का काम नहीं करता, ठीक है। इसके टर्गर प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल में बोन्स मौजूद होती हैं, एनिमल ऑर्गेनिज्म में सॉरी, बोन्स जो हैं वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। वहीं पे प्लांट सेल के अंदर बोन्स मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में, जो कि सेल सैप से भरा होता है और प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है बैलून की तरह, जैसे उसे फुला दिया जाए तो वो एग्जर्ट करेगा प्रेशर सेल वाल पे, जिससे सेल वाल जो है उसको मज़ीद जो है वो ताकत मिलेगी,
और वो स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि बहुत बड़े बड़े हाइट वाले प्लांट जो हैं उनकी भी जो स्टेम है उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये बेसिक जो है वो बेसिकली इस वजह से जो है प्लांट के अंदर तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है पौधों के अंदर, लेकिन एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता। वहीं पे एनिमल के अंदर स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल होते हैं जिसमें वाटर और फूड मौजूद होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होते हैं एनिमल्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है फ्रेश वाटर के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा साल्ट की तरफ मूव करता है, तो साल्ट ज़्यादा कहाँ पे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। तो तमाम पानी जो है वो फ्रेश वाटर जैसे दरिया वगैरह है उसका सारा पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ना आ जाए, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि पुश कर देते हैं सेल को आउटसाइड, जो है वो वाटर को आउटसाइड ऑफ द सेल पुश कर देते हैं। वहीं पे वेस्ट भी साथ जो है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि स्मॉल वैक्यूल्स की फ्यूजन से बनता है। मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, और उसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को। और फ्लूइड इनसाइड जो होता है उसे सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप क्या होता है, वाटर का सोल्यूशन होता है और साल्ट के साथ प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर, ये वो वाटर की मौजूदगी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मेकिंग सेल टर्जिड एंड मेंटेनिंग शेप। वैक्यूल एक्ट एज द वेस्ट बिन ऑफ द सेल स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल के अंदर एक डस्टबिन भी मौजूद होता है, और वो डस्टबिन का क्या नाम है, वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर कर लेता है सेल। नेक्स्ट जो है हमारा वो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है सेंट्रियोल्स, और ये आज का लास्ट स्ट्रक्चर है। आई होप सो काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया लेक्चर, तो आप भी थक गए होंगे। सेंट्रियोल्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर देखें, बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल है फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यहाँ पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें, ये अगर एक यूनिट है ट्रिपल, 3 का एक यूनिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और ये नाइन्थ, टोटल 9 यूनिट हैं, 3 3 जो हैं वो ट्रिपलेट के बने हुए, ठीक है। तो लोकेशन की अगर हम बात कर लें, लोकेशन जो है वो इनकी लोकेशन मौजूद होती है एनिमल सेल के अंदर और प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होते, और नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं। और पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो हैं उसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। सिंगल सेंट्रोसोम के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑपोजिट पोल पे जाके क्रोमोसोम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, हायर प्लांट्स और फंजाई के अंदर भी जो है ये एब्सेंट होता है, तो एनिमल्स के अंदर ये मेनली प्रेजेंट होता है, और कुछ जो हैं वो प्रोटिस्ट के अंदर। फंक्शन की बात करें तो डुप्लीकेट होता है, स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन में मूव कर जाता है ऑपोजिट पोल पे, और स्पिंडल फाइबर जो है वहाँ से जनरेट करके सेपरेट कर देता है क्रोमोसोम्स को, ठीक है। मेटाफेज प्लेट में जब क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हुए होते हैं तो ये दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आती हैं और हाफ क्रोमोसोम्स को उधर और हाफ को उधर ले जाती हैं। इन सेल विद सीलियर फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला जो कि दो स्ट्रक्चर हैं, सीलिया स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लैजिला वहाँ पे सिंगल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। सीलिया पूरे सेल के ऊपर बहुत सारे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी सेंट्रियोल नेयर मेम्ब्रेन और कार्ड बेसल बॉडी वहीं से ओरिजिनेट होते हैं विच फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो कि मूवमेंट के लिए भी होते हैं, ये भी इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस लेक्चर के नोट्स के लिए जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये नोट्स जो हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं और इनसे जो है वो अच्छे से इन पॉइंट्स को याद भी कर सकते हैं।